जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है मिट्टियों के बारे में। मिट्टियों में हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो भारत की मिट्टियों के बारे में हम लोग देखने से पहले, उससे पहले जो वीडियो थे तो मिट्टियों को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी देखें, मृदा परिच्छेद के सब देखते हुए चले हैं। ठीक, तो हम लोग जो मिट्टियों में देखें उसमें क्या क्या देख चुके हैं, उसमें हम लोग ये देखें कि वास्तव मिट्टी है क्या, इसके बारे में देखें। ठीक है, तो मिट्टी बताया गया ऊपरी परत है। ठीक है, संगठित एवं बारीक कणों से निर्मित। ठीक, ये बताया गया। फिर मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक थे, 5 कारक बताए गए थे। 5 कारक ये कहा गया था कि मूल चट्टाने हैं, उच्चावच है, जलवायु है, जैविक पदार्थ एवं समय। ये 5 कारक होते हैं जो मिट्टी को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसको भी सक्रिय और निष्क्रिय कारकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, सक्रिय कारकों में जो लगातार, जिसमें जलवायु एवं जैविक पदार्थ ये है सक्रिय कारक, और जो तीनों कारक थे वो है निष्क्रिय कारक। ये सब बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि मृदा जो परिच्छेदिका है, सॉइल प्रोफाइल, इसके बारे में देखें कि मतलब अगर मिट्टी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो एक समान नहीं है। ठीक है, ऊपर बारीक कण निर्मित है। ऊपर जो आप देखेंगे जो मिट्टी है, कोई भी मिट्टी, उसके ऊपर जो है वो बारीक कण है। नीचे जाएंगे तो थोड़ा बड़े बड़े कण आएंगे, और नीचे जाएंगे थोड़ा बड़ी बड़ी चट्टाने, और उससे जाएंगे तो बड़े बड़े टुकड़े के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो मिट्टी एक जैसी नहीं है ऊपर से नीचे तक, तो भिन्न भिन्न स्तर पाए जाते हैं। इसी स्तर को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहा गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। इतना देखने के बाद हम लोग ये देखें कि जहां पास वर्षा अत्यधिक हो रही होगी वहां भिन्न भिन्न क्रियाएं होगी, जहां पास गर्मी ज्यादा होगी वहां भिन्न क्रिया होगी, जहां ठंडी होगी वहां भिन्न भिन्न क्रियाएं होंगी। तो जैसे हम लोग देखे थे लेटराइजेशन, ये सभी क्रियाएं, मिट्टी बनने की क्रियाएं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रियाएं चलती हैं। तो जैसे लेटराइजेशन, पॉट जालीकरण हो गया, और कैल्सिफिकेशन हो गया, इसके बाद सैलिनाइजेशन हो गया, और ग्लेइंग हो गया। ठीक है, डिसाइलिकेशन, ये सभी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा। इसके बाद हम लोग जैसे ही प्रक्रियाएं समाप्त हुई, फिर यह देखिए कि विश्व में 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। एक हो गया मंडलीय मृदा, अंतःमंडलीय और अमंडलीय मृदा, जिसे मतलब कहते हैं क्षेत्रीय मृदा, अंतर क्षेत्रीय मृदा और अक्षेत्रीय मृदा। 3 मृदाएं होती हैं। CF मारबूत ने बताया था। ठीक है, विश्व में की जितनी भी मृदाएं हैं वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ये है। तो इसको देखें तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम भारत पर आए। फिर क्या देखें कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, ICAR ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्या कहा कि भारत में 8 प्रकार, मतलब सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, इसी के अधीन आता है जैसे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये सभी सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार किया। फिर इसके बाद उसी के आधार पर 8 प्रकार की मृदाओं को विभाजित किया गया। ठीक है, तो भारत में 8 प्रकार की मृदाएं देख चुके हैं मुख्य मुख्य, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, लैटेराइट मृदा होगा, पीट एवं दलदली मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ये सभी मृदाओं के बारे में हम लोग बात किए हैं। ठीक, तो मृदा हम लोग देख चुके हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको जैसे देखेंगे हम लोग। जैसे मृदा का इरोजन होता है, मतलब अपर्दन होता है। ठीक है, मृदा क्या होती है, लगातार क्या होती है, टूटती रहती है और बहती रहती है। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जब क्षरण होगा तो कहीं ना कहीं एकत्रित होगा, तो निक्षेपण की क्रिया देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मृदा अवकर्षण, मृदा संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इसके बाद मृदा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही मृदा समाप्त होगी हम लोग चलेंगे वनस्पतियों पर। ठीक है, फिर इसके बाद खनिज चलेंगे, फिर इसके बाद परिवहन, फिर कृषि, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही अब बचा है। ठीक, मतलब अब खनिज पदार्थ जैसे ही आएंगे तो केवल आर्थिक मतलब भूगोल बचेगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में। ठीक, मतलब विश्व भूगोल में तो अभी देख नहीं रहे हैं, भारत के संदर्भ में तो आज हम लोग देखें। ठीक, चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर ये शुरू कर, मतलब ऐसा नहीं कि इसको देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे होता है एक मृदा अवकर्षण, जिसे कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन या मृदा अवकर्षण, ये है क्या? हम लोग मृदा के बारे में देख चुके हैं, 8 मृदाओं में जो जो विशेषताएं थी मुख्य देख चुके हैं, ठीक है। तो उसको देखना वो वाला, मतलब सभी मृदाओं के बारे में, मतलब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो सभी मृदाओं के बारे में था, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फिर इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मृदा अवकर्षण है क्या? पहले आप जानते हैं जिस मृदा में खेती की जाती है प्रतिवर्ष, उसमें क्या होता है धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका मतलब जो उर्वरता होती है वो समाप्त होती जाती है। जैसे जैसे मृदा बहुत दिन तक होती जाती है और उस पर कृषि की जाती है, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसकी उर्वरता समाप्त होती चली जाती है, समाप्त होती चली जाती है, वो ऊसर होती चली जाती है। फिर उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या कर देते हैं, हम लोग उपजाऊता बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, इसीलिए हम लोग देखिए DAP यूरिया ये सभी चीज प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, उसकी उपजाऊता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तो संसाधन सीमित है। भूमि पहले तो थी कि भूमि सभी लोग के पास, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं, ठीक है। जब बहुत पहले क्या था कि यहाँ कृषि किए, इसकी उर्वरता समाप्त हुई, कहीं और जाकर कृषि कर लिए, उसकी समाप्त हुई, कहीं और जाकर कर लिए, फिर कुछ दिनों बाद फिर यहीं पास आकर कृषि कर ली, ऐसा हो सकता था। लेकिन आज तो सीमित संसाधन है, सभी लोगों के पास खेत मतलब सीमित है, अब उसी में खेती बार बार करना है, तो जब बार बार करेंगे तो उसकी उर्वरता समाप्त होगी, और जब समाप्त होगी तो रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया ही जाता है खेती में उर्वरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऊसर हो जाती है धीरे धीरे। जब बार बार कृषि करते हैं तो उसकी जो पोषक तत्व होंगे वो समाप्त होंगे, तो उसको फिर से करने के लिए क्या करते हैं, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मृदा अवकर्षण क्या है, यही यदि मृदा की उर्वरता ह्रास हो रहा है, ठीक है, यदि धीरे धीरे कम हो रही है, उसे ही क्या कहते हैं, मृदा अवकर्षण कहते हैं, ठीक है। कोई मृदा है, उस मृदा की यदि उर्वरता कम हो रही होगी तो उस क्रिया को ही क्या कहेंगे, मृदा अवकर्षण, या ह्रास हो रहा हो, ठीक है, ह्रास या मृदा अवकर्षण, तो क्या कहेंगे। देखिए, जलोढ़ मृदा में सबसे जलोढ़ मृदा में जो सबसे उपजाऊ है वो खादर वाली भूमि है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, खादर एवं बांगर। इस क्षेत्र में पूरा जलोढ़ पाया जाता है, नदी घाटियों में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पास हम लोग देखे गोदावरी कृष्णा अपने साथ बहा कर ले जाती थी, इस पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा हमेशा नदी घाटियों में पाई जाती है, इधर गंगा नदी बहती है, इधर देखिए सतलज नदी और भी जितनी नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी बहती हैं, इधर ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है, ये यहाँ से, और इधर भी थोड़ा बहुत था जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा खेती होगी, अब जब खेती होगी, सीमित संसाधन है सबके पास, तो उसकी उर्वरता समाप्त होगी धीरे धीरे, और जब समाप्त होगी वही क्या कहलाता है, मृदा अवकर्षण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मृदा का क्या लिखेंगे, मृदा का उपजाऊपन यदि समाप्त हो रहा हो, या मृदा की उर्वरता का ह्रास, ठीक है, ह्रास, मृदा की उर्वरता का ह्रास ही क्या कहलाता है, मृदा अवकर्षण, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, मृदा अवकर्षण कहलाता है, ठीक है। उपजाऊपन का मतलब यही हो गया कि उसकी उर्वरता, ठीक। तो क्या हुआ, मृदा का उपजाऊपन यदि समाप्त हो रहा हो, या मृदा की उर्वरता का ह्रास ही क्या कहलाता है, मृदा अवकर्षण। ह्रास का मतलब हो रहा है उसका क्षरण, ठीक है, क्षरण का मतलब होता है उसकी उर्वरता कम होना, ठीक है, उर्वरता कम होना, क्षरण हो गया, उर्वरता ह्रास हो गया, क्षरण हो गया, या उर्वरता कम होना, ठीक है। आप लिखेंगे एक से, ठीक, ठीक है, ठीक। तो मृदा अवकर्षण समझ में आया, मृदा का उपजाऊपन यदि समाप्त हो रहा हो, या मृदा की उर्वरता का क्षरण या ह्रास हो रहा है, उसे मृदा अवकर्षण कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसी में एक आता है जिसे आप बहुत सुने होंगे, मृदा अपरदन सुने होंगे, ठीक है। अपरदन होता है, उस भूमि का क्षरण होता रहता है, ठीक है।
तो उसको देखते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब ऊपर की परत क्या होगी, धीरे धीरे बह जाएगी या किसी कारणवश हट जाएगी, तो क्या होगा, ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है वो जब बह जाएगी तो उसका उपजाऊपन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा अवकर्षण जो है, मृदा अवकर्षण के अंतर्गत ही मृदा अपरदन भी आता है। क्योंकि मृदा अपरदन भी क्या करती है, भूमि की उपजाऊता खत्म करती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपरी परत को बाहर ले जाती है। ठीक है, ठीक। तो मृदा का उपजाऊपन यदि समाप्त हो रहा है या मृदा की उर्वरता का ह्रास या क्षरण, क्या कहलाता है, मृदा अवकर्षण। इतना लिख लेंगे। ठीक, आगे चलें, चलिए, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, रफ करें। अब इसी में एक आता है जो कह सकते हैं कि मृदा इरोजन, जिसे कहते हैं अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन का मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन क्या है, इसमें भी क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब वर्षा भारी होती है, ठीक है, या पवन बहुत तेज चलती है, तो क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो हटती जाती है, एक स्थान से उठ के दूसरी जगह चली जाती है। तो ये जो मिट्टी है इसकी उपजाऊपन कम होती जाती है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का अपरदन हो गया। ठीक है, अपरदन का मतलब हो गया क्षरण हो गया। ठीक है, ऊपरी परत बह गई है। ठीक है, या कहीं उठकर, जैसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, पवन क्या होती है, वहां मिट्टी को, अर्ध शुष्क वाली मिट्टी को उठाकर ले जाती, किसी दूसरे जगह निक्षेपित कर देती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लोएस मृदा है। ठीक है, लोएस मृदा क्या होती है, वो पवन द्वारा उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है जहां पास नमी होती है, फिर वो क्षेत्र क्या, तो वो उपजाऊ हो जाता है। तो वो मुख्य रूप से क्या है, वो मृदा द्वारा, मतलब वायु द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है, वर्षक द्वारा नहीं। ठीक है, ठीक। तो मृदा अपरदन क्या है, ठीक है, मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो मृदा का ऊपरी परत का क्षरण ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, मृदा की ऊपरी परत का क्षरण ही, ठीक है, क्षरण का मतलब ह्रास, ह्रास ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। अब ये बताइए, ऊपरी परत क्या हो रही है, क्षरण हो गया, ऊपरी परत का क्या हो गया, क्षरण हो गया, ऊपरी परत बह गई है या तो उड़ गई है। ठीक है, तो जो उपजाऊपन होगा वो उसी के साथ चला गया, नीचे वाली उपजाऊ कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मृदा का ऊपरी परत जैसे ही बहेगा, इसका मतलब उस मृदा की उपजाऊपन कम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मृदा अवकर्षण का ये एक भाग मृदा अपरदन है। इसके द्वारा भी क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता होती है वो उसका ह्रास होता है। ठीक है, इसके द्वारा मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, इतना लिख लिए। तो मृदा की ऊपरी परत का क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। अब जब क्षरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जैसे देखिए क्षरण का मतलब, मान लीजिए कि एक मृदा है ढलान पर है, मान लेते हैं एक मृदा है क्या, ढलान पर है। ठीक है, अब यहाँ से नदी बह रही, आप देखिए कि नदी जब बहुत, जिस नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है तो वो आसपास की मृदा को बहुत ज्यादा काटती है। ठीक है, तो वही अपरदन है। ठीक, तो जब नदियां बहुत तेज गति से बह रही, मान लेते हैं ढलान पर तेजी होंगी, तो जिस समय ढलान से नदियां बहुत तीव्र गति से बह रही होंगी तो आसपास की मृदा को पूरी तरीके से क्या हो रही होगी, काट दे रही होगी। ठीक है, तो वो काट कर कहीं ना कहीं ले जाकर निक्षेपित करेगी। तो जो ये काट रही है इसे क्या कहा गया, मृदा अपरदन कहा गया। ठीक है, नदियां जब बहुत तीव्र गति से क्या करती हैं, चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, जमीन की ऊपरी परत को, जो मिट्टी की ऊपरी परत को वो काटती है और काट कर कहीं ले जाकर निक्षेपित करेगी। तो ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या होता है, इसी को ही मृदा अपरदन कहते हैं, जो नदियों द्वारा। इसी तरह पवनों द्वारा अर्ध एवं जो शुष्क क्षेत्र होगा और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा वहां पवनों द्वारा बहुत ज्यादा अपरदन किया जाता है। आप लोग देखिए
कि अपर्दन तो एक क्रिया है, ठीक है। उसमें जो मृदा का अपर्दन है, अपर्दन हम लोग देखेंगे चट्टान उट्टान सबका होता है, हम लोग देखेंगे कि बहुत वर्ष तक रहती है तो उसको चट्टान को किस प्रकार कर देती है, हम लोग अपर्दन वाली क्रिया देखेंगे। लेकिन मृदा का अपर्दन का मतलब ये हो गया कि मिट्टी का क्षरण हो रहा है, ठीक है, मिट्टी बह रही है। मिट्टी जैसे अर्ध शुष्क एवं अर्ध शुष्क के क्षेत्रों में क्या हो जाता है कि पवनें बहुत तीव्र गति से चल रही है, तो ऊपरी जो शुष्क वाली मिट्टी है उसको उड़ाकर कहीं और दूसरी जगह ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो गया, मृदा का अपर्दन हो गया शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, वो भी वायु द्वारा, ठीक है, ठीक। तो मृदा का ऊपरी परत का क्षरण ही मृदा अपर्दन होता है, इसके द्वारा मृदा के उर्वरता का ह्रास होता है। जैसे इसके द्वारा क्या लिखेंगे, मृदा अपर्दन की क्रिया जैसे पवनों द्वारा, ठीक है, वर्षा के द्वारा, ठीक है, वर्षा के, आप इसको वो इतना लिखिए, फिर लिख रहे हैं, इतना लिख लिए, ठीक। तो मृदा का अपर्दन जैसे हो जाता है झूमिंग कृषि के द्वारा भी किया होता है, ठीक है, वनों की कटाई के कारण भी हो जाता है। तो जैसे इसमें लिखिए कि जैसे वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपर्दन होता है, ठीक है, मृदा अपर्दन वर्षा के कारण भी होता है, ठीक, ठीक है। आप लिखिए मृदा अपर्दन वर्षा के कारण भी होता है, ठीक। और जैसे पवनों द्वारा, ठीक है, पवनों द्वारा, वर्षा का मतलब जल, यहाँ जल की बात हो रही, ठीक है, ठीक, जल द्वारा भी होगा। जल द्वारा कब होगा, जब नदियां बह रही होंगी, वर्षा होगी तो उसके द्वारा होगा, ठीक। तो पवनों द्वारा वर्षा के कारण मतलब जल द्वारा, ठीक है। झूमिंग कृषि, झूमिंग, अब ये कौन सी कृषि है, ये कृषि क्या है, अब तो बहुत कम होने लगी है। झूमिंग कृषि बहुत पहले झूमिंग कृषि की जाती थी, क्योंकि उस समय रसायन पदार्थ तो थी नहीं, और झूमिंग कृषि मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, जहाँ पास भूमि पर्याप्त होती है, जंगलों वाले क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। तो झूमिंग कृषि जैसे देखिए, झूमिंग कृषि क्या होता है, घूम घूम कर, इसे कहते हैं घुमंतु कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है, घुमंतु कृषि, ठीक है, घुमंतु कृषि। झूमिंग कृषि वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि अब की यहाँ पास मान लेते हैं एक क्षेत्रफल पर खेती की गई, मान लेते हैं इस क्षेत्रफल पर खेती की गई अब की, और इस पे एक मान लेते हैं 1 या 2 साल तक खेती की गई, फिर इसकी उर्वरता समाप्त हो गई, ठीक है। जब इसकी उर्वरता समाप्त होता गई तो दूसरे क्षेत्र पर हम लोग चले गए, ठीक है, और दूसरे क्षेत्र पर जाकर क्या कर लिए, यहाँ खेती की है। इसके बाद जब यहाँ की उर्वरता समाप्त हो गई तो तीसरे एक खेत में चले गए, वहां किया गया, फिर तब तक क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 सालों में ये फिर से उर्वर होगी, तो इसको क्या कर देंगे, ये प्राकृतिक रूप से उर्वर होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पास आकर खेती करेंगे, फिर यही क्रिया चलेगी, तो इसे क्या कहते हैं, घुमंतु कृषि। लेकिन अब तो ऐसा संभव, मतलब इस तरह संभव नहीं है, अब तो उस तरह जैसे जहाँ पास जंगल होगा वहां पास संभव होगा, या बाहर तो अभी ये कृषि हो रही है, लेकिन अब तो सीमित संसाधन हो गए हैं सबके पास, कृषि सीमित हो गई है, तो मुख्य रूप से अब कम हो रहा है, ठीक है। बहुत पहले बहुत ज्यादा होता था, ठीक, ठीक। तो झूमिंग कृषि भी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बताइए, एक जैसे मान सकते हैं कि चराई के द्वारा भी होता है, जैसे मान लेते चराई भी की जाती है, चराई का मतलब पशु चराना, ठीक है, इसके द्वारा भी इरोजन होता है, ठीक, ठीक है। और जैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, अब पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो मिट्टी जड़ों से बंधी हुई है, ठीक है, मिट्टी क्या है, जड़ों से बंधी हुई है। अब जब मिट्टी जड़ों से बंधी हुई है तो वर्षा होती है तो मिट्टी बह नहीं पाती, या नदियां बहती हैं तो मिट्टी बह नहीं पाती। लेकिन जब पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तब क्या होगा, तब मिट्टी की जो जड़ों से जो जकड़े हुए पेड़ पौधा अपनी जड़ों से, तब वो क्या हो जाता है, वो जकड़ा समाप्त हो जाएगी और क्या होगी, मिट्टी बह जाएगी। तो पेड़ पौधों की कटाई के कारण भी, ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई के कारण, ठीक, कटाई के कारण भी क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती हैं, दूर दूर तक फैली होती हैं, और दूर दूर तक फैली रहेंगी तब क्या होगा, दूर दूर तक जब फैली हैं तो वो मिट्टी को जकड़े हुए रहेंगे। लेकिन जैसे ही क्या होती है, पेड़ पौधे कटे, वैसे ही क्या होगा, जड़ समाप्त हुई और मिट्टी क्या होता है, कमजोर हो गई, उसका जकड़न समाप्त हो गया, और जब नदियां बहुत तीव्र गति से चलेंगी तो क्या होगी, वो मिट्टी का अपरदित करके अपने साथ ले जाएंगी, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए, ठीक। तो समझ में आया आप लोगों को कि वर्षा के कारण मतलब जल के कारण पवनों द्वारा कहाँ होगा, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में, ठीक। और जल जहां होगा वहां तो वर्षा जहां हो रही होगी वहां
जहाँ नदियां बह रही होंगी। तो पौने शुष्क क्षेत्रों में झूमी कृषि तो की जाती है, ठीक है, बहुत पहले तो बहुत की जाती थी, अब तो ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे एकदम समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। चराई का मतलब पशुपालन, चराई किया जाता है, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में तब भी होता है। और पेड़ पौधों का तो बता ही दिया गया, ठीक है। तो ये है मृदा अपरदन, इसके द्वारा होता है, ठीक, समझ में आया। चलिए एक क्रिया और देखें, चलते हैं, रफ करें। इसको रफ करिए, मृदा निक्षेपण, क्या लिखेंगे आप, मृदा निक्षेपण, ठीक है, मृदा निक्षेपण। अभी हम लोग देखेंगे ये निक्षेपण क्रिया, अपर्दन क्रिया, ये सभी चीज में लागू करेंगे वहां पास जब हम लोग देखेंगे। और कहाँ देखेंगे, विश्व भूगोल में एक ही टॉपिक है, ठीक है, निक्षेपण और अपर्दन, तो वहां पास पूरा देखना ही है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, मृदा निक्षेपण क्या होता है ये बताइए। मृदा अपरदन होगा तो वो मिट्टी कहीं न कहीं जाकर एकत्रित हो जाएगी, जहां एकत्रित होगी वही क्या कहलाता है, मृदा निक्षेपण। इसका मतलब यदि अपरदन नहीं होगा तो निक्षेपण की क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ये मतलब कि निक्षेपण और संतुलन रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर संतुलित किए रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मृदा अपरदन द्वारा अपर्दित मिट्टी को दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मृदा निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। निक्षेपण का मतलब एकत्रित कर दिया जाता है दूसरी जगह पर जाकर, इसे क्या कहते हैं, मृदा निक्षेपण, ठीक है। ये बताइए, मृदा अपरदन हुआ, नदियां वही, नदी का वेग जहां कम होगा वो अपने साथ लाए हुए जो मिट्टियां होंगी या जो जैविक पदार्थ होंगे या जो भी होगा, ठीक है, चट्टानें होंगी, वो काट काट कर जो लाई होंगी उसको क्या होगा, किसी स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि मृदा को काट कर लाई होगी नदी तो क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर निक्षेपित करेगी, तो जहां पास एकत्रित करेगी, निक्षेपित करेगी, उसे क्या कहा गया, मृदा निक्षेपण कहा गया, ठीक है। उसे क्या कहा गया, मृदा निक्षेपण, समझ में। तो मृदा निक्षेपण और मृदा अपरदन ये दोनों एक साथ क्रियाएं चलती हैं, ठीक है। इसे रफ करें, एक पॉइंट लिख लीजिए, इस इतना लिख लिया ना, ठीक। मृदा अपरदन व मृदा निक्षेपण की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ठीक है, साथ साथ चलती हैं, ठीक है, ठीक। अपरदन हुआ, कहीं जाकर निक्षेपण हुआ, जो निक्षेपित हो गई वो भी बाद में अपरदित हुआ, तो ये क्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती है। कहीं अपरदित हुआ तो कहीं निक्षेपण हुआ, कहीं निक्षेपण हो रहा है तो कहीं अपरदन हो रहा है, ठीक है। तो मृदा अपरदन व निक्षेपण, मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब मृदा काट रही है, ठीक है, नदियों द्वारा या पवनों द्वारा, ठीक है, या हिमानीकृत नदियों द्वारा। जब बर्फ बहते हैं तब भी मृदा मतलब इरोजन होता है, उसका भी अपरदन होता है, ठीक है, ठीक। तो मृदा अपरदन व मृदा निक्षेपण, मृदा अपरदन का मतलब मृदा काट रही है, मृदा निक्षेपण का मतलब मृदा एकत्रित हो रही है, कहीं जाकर एकत्रित हो रही है, ठीक है। तो मृदा अपरदन व मृदा निक्षेपण की क्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए तो इतना ही था, मृदा अपरदन और मृदा निक्षेपण यही देखना था, ठीक है। और हम सब लोग और सब चीज देख चुके थे। एक है मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण हम लोग एक टॉपिक आएगा कृषि वाला, वहां पास मुख्य रूप से देखेंगे। लेकिन मृदा संरक्षण क्या है, मृदा को जो संरक्षित किया जाता है, जो अपरदन को बचाना, ठीक है, मृदा को क्या करना, अपरदित होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक।
तो मृदा संरक्षण कुछ है नहीं। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा को अपरदित होने से बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण होता है। तो इसके कई सारे हैं, अगर मतलब लिखना नहीं है, आप ऐसे थोड़ा देख लीजिए, लिखिए नहीं, मृदा संरक्षण मत लिखिए, ठीक, ऐसे थोड़ा सा देखते हैं। मृदा संरक्षण में मृदा अच्छा, ठीक है, मृदा संरक्षण। तो मृदा का क्या हो रहा है? मृदा को अपरदित होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। मृदा को अपरदित होने से बचाना ही, ठीक है, से बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए। अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मृदा संरक्षण क्या है? मृदा को अपरदित होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है, ठीक। इसमें जैसे कुछ अगर आप लिखना चाहें, जैसे होता है कि वेदिका कृषि होती है, जैसे इस वेदिका कृषि द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है, मृदा को संरक्षित किया जा सकता है वेदिका कृषि द्वारा। जैसे ये क्या है? वेदिका कृषि को सीढ़ीदार जैसे लिख लीजिए, सीढ़ीदार कृषि, ठीक है। यह मुख्य रूप से क्या होता है? ढलानों पर क्या होती है? सीढ़ीदार खेती बनाकर की जाता है, ठीक है। सीढ़ीदार मतलब खेती बना लिया गया, फिर उसमें खेती की जाती है। जब कोई ढाल है तो वहां पानी रुकेगा नहीं, तब क्या हुआ? सीढ़ी बना लिया गया, ठीक है। मान लेते हैं ये है, तो वहां पास सीढ़ी बनाई गई, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो नीचे जैसे जैसे आता जाएगा, सीढ़ी बना लिए, तो इस क्षेत्र में बराबर कर लिया गया भूमि, इस क्षेत्र में बराबर भूमि, इस क्षेत्र में बराबर, इस क्षेत्र में भी बराबर भूमि हो गई। तो अब यहाँ पास खेती की गई, यहाँ पास, इससे क्या होगा? अब मिट्टी का अपरदन कम हो जाएगा, ठीक है। तो वेदिका कृषि या सीढ़ीदार कृषि द्वारा भी क्या किया जा सकता है? मृदा का संरक्षण। ये मुख्य रूप से सीढ़ीदार आप देखे ही होंगे ढलान क्षेत्रों में, जहाँ पास काफी या चाय और खेती की जाती है, तो वहां पास ऐसी खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ और भी अगर कोई खेती की जानी, मतलब जिसमें पानी भरना होता है, तो वहां पास ऐसे ही खेती की जाती है। तो ऐसे सीढ़ी बना लिया जाता है, सीढ़ी बनाएंगे तो उसका अपरदन नहीं होगा। जब अपरदन नहीं होगा तो वहां पास कृषि की जा सकती है, क्योंकि पानी ठहरेगा, और जैसे पानी ठहरेगा तो नमी सोखेगा, नीचे तक जाएगा, अवशोषण होगा, और फिर इसके बाद किया जाएगा, ठीक है। तो वेदिका कृषि हो गया, ठीक है। समुच्च रेखी, ठीक है, समुच्च रेखी जुताई किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? जैसे देखिए, जो मान लेते ढलान पर है, तब क्या हुआ? अगर ढलान पर जुताई की गई, यदि ढलान के समानांतर अगर जुताई की गई, ठीक है, उसी के, तो क्या हो गया? तो वर्षा हुई तो इसी के साथ ढाल बना रहेगा, तो चली जाएगा नीचे, अपरदित हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? यदि ढाल ऐसे है और हम लोग जुताई ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसे मान लेते हैं, ढाल ऐसे है लेकिन हम ऐसे ऐसे जुताई कर रहे हैं, तब क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? एक अवरोधक का काम करेगा। इधर पानी बहकर आएगा तो ये एक अवरोधक की कार्य करेगा, ठीक है, ये भी अवरोधक की तरह कार्य करेगा। तो क्या होगा? इसका अपरदन रुक जाएगा, ठीक है। तो समुच्च रेखी जुताई भी हो गया। मेड़बंदी की जाती है ढाल क्षेत्रों में, क्या लिखा है? मेड़बंदी। मेड़बंदी इसलिए की जाती है कि ताकि मान लेते हैं बीच बीच में ऐसे मेड़ बना दिया जाता है, ठीक है। जहां ढाल होता है वहां पास मेड़ बना दी गई, फिर आगे क्या होगा? ढाल है, मेड़ बना दी गई, तो इधर से पानी जब बह के आता है तो अपने साथ जो मिट्टी रहता है उसका कटाव नहीं हो पाता है, और वो नीचे नहीं जा पाता, पानी चला जाता है लेकिन मिट्टी मेड़ के ऊपर रुक जाती है, और पानी उससे ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो मेड़बंदी द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। मल्च बनाना, मल्च बनाया जाता है, ठीक है, मल्च बनाना। ये क्या होता है? मल्च भी बनाया जाता है। मल्च इसलिए बनाया जाता है कि कोई कृषि ऐसे की जाती है, उसके आसपास की जो जड़ है वहां पास मिट्टियों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, ठीक है, ताकि अपरदित ना हो गया। उसके चारों तरफ, उसकी जड़ के आसपास कोई मान लेते पेड़ पौधा है, उसके चारों तरफ क्या हुआ? उसके मिट्टी को अपरदित होने से बचाना, ठीक है। तो ऐसी क्रिया प्लास्टिक के द्वारा भी किया जाता है, घास फूस के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो पुआल के द्वारा किया जाता है, पुआल को चारों तरफ लगा के फिर उसको मिट्टी से ऐसे थपथपा दिया जाता है, ताकि वो क्या हो सके? उसकी जड़ के आसपास की मिट्टी अपरदित ना हो सके, ठीक है। तो मल्च बनाना। और भी रक्षक रोधिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या हुआ? तटीय क्षेत्रों पर
मान लेते हैं हवा बहुत तेजी से चलती है तो वो कट कर चली जाती है, या मान ले नदियों द्वारा कट के आता है, तो किनारे किनारे पर क्या कर दिया जाता है, तटीय क्षेत्रों पर पेड़ पौधे लगा दिए जाता है एक लाइन से, ताकि क्या हुआ, हवा के द्वारा या भी नदियों के अगर उसका सुनामी जैसे आती है, सुनामी के द्वारा बहुत कटाव होता है किनारे क्षेत्र पर, तटीय क्षेत्रों पर, तो क्या हुआ तो इस क्षेत्र पर जो कटाव होगा वहां यदि पेड़ पौधे लगा दिए गए तो उसके द्वारा कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, जहां पास बार बार क्षेत्र हो गया, या नदियों के किनारे पर, नदियों के घाटियों पर जो है जहां पास गिर रहा पानी वहां पास लगा दिया गया ताकि अवर्दन कम हो सके। ठीक है, तो रक्षक रोधिकाओं द्वारा या शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों पर किया जाता है ताकि पवने मिट्टी को उड़ाकर न ले जा सके। ठीक है, ठीक, तो मल्च बनाना, रक्षक रोधिकाएं। ठीक है, रक्षक रोधिकाएं ऐसे लिखेंगे, रक्षक रोधिकाएं। ठीक, तो रक्षक रोधिकाएं, रक्षक रोधिकाएं का मतलब पेड़ पौधे लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसका पर्दन रुक सके। ठीक है, पेड़ पौधे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो मृदा संरक्षण भी समझ में आ गया। मृदा संरक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब ये यहाँ पास नहीं है, जब हम वहां पास कृषि में देखेंगे तो वहां पास हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या हुआ है, कि जैसे मल्च बनाना, मेड़बंदी, समुच्च रेखी वेदिका कृषि, ये कृषि के टॉपिक में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वहां पास ये देखेंगे तो उस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में नहीं। ठीक, ठीक, तो समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग मिट्टी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं एकदम। तो अब हम लोग इसके बाद जो चलेगा वो होगा वनों के बारे में देखेंगे। वन जैसे ही समाप्त होगा फिर हम लोग चलेंगे खनिज में। ठीक है, जैसे लोहा के बारे में देखेंगे हम लोग, में और भी जितने लोहा हो गया, और इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस के बारे में देखें। ठीक है, और जैसे तांबे के बारे में देखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में, ये सभी खनिज पदार्थों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसके बाद पहले वाले वीडियो देखिएगा जो भी बताए गए मृदा से संबंधित, लगभग 6, 7, 8 वीडियो हो गए, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताएंगे। ठीक, बता दीजिएगा, हम लोग मिलेंगे अब कल। ठीक है।